नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बहुत से किसानों ने गाजर की बुआई अभी कर दी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पहले बुआई की थी। वे किसान गाजर की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें ताकि गाजर का अधिक उत्पादन लिया जा सके, आइए जानते हैं। असल में आए हुए हैं जहाँ पे इस सीज़न में गाजर की बहुत ही अच्छी मात्रा में बुआई होती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी और उत्पादन होता है, जो कि अपने रबी सीजन में एक वाणिज्य के रूप में अच्छी फसल है, जिससे किसान को कम जगह में ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। गाजर बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसे में इसकी मांग हमेशा रहती है, इसलिए किसान इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसकी खेती जुलाई से लेकर नवंबर माह तक की जाती है। इस समय कहीं इसकी खुदाई हो रही है तो कहीं फसल खेत में कई अवस्थाओं पर खड़ी है। तो इस टाइम नवंबर चल रहा है, इस टाइम अपन गाजर की जो उपाड़ते हैं किसान भाई, तो वो टाइम गाजर तैयार हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में गाजर उपाड़ दी गई है, लेकिन जो ये प्लांट है इसमें अपन खड़े हैं तो इसमें 10 से 15 दिन बाद इसको किसान भाई उपड़ाएंगे। तो इसमें अपने जैसे गाजर का अपन देखेंगे इसमें, तो इसमें अभी गाजर तैयार नहीं हुई है। तो इसके लिए जिन किसान भाइयों ने अभी गाजर नहीं उपड़ाई है और लगता है कि 10 से 15 दिन लगेंगे अपने को, तो उसके लिए किसान भाई इसमें अगर आप इसकी मात्रा या साइज बढ़ाना चाहें तो आप इसमें पोटास 10 से 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अपन इसमें डाल दें, जिससे क्या है कि अपनी उत्पादन क्षमता और अपनी गाजर की साइज और कलर 3 फायदे हो जाएंगे। एक तो उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी साइज और कलर में भी फर्क पड़ेगा। पोटास का प्रयोग अगर आप सीधे ना करके स्प्रे करें तो फसल उसका सही तरह से उपयोग करेगी। स्प्रे के लिए 10 ग्राम पोटास का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि अपना कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें कॉम्बिकैल की मात्रा का स्प्रे करवा सकते हैं, या फिर आप एनपीके की मात्रा भी इसमें 19-19 20-20 नाम से काफ़ी बाज़ार में उपलब्ध है, उसका छिड़काव करवा दें तो उससे कलर भी आएगा और अपने इसमें उत्पादन की मात्रा और साइज सब बढ़ेगा। गाजर में सिंचाई हल्की करनी चाहिए। पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद करें, उसके बाद 4 से 5 दिन बाद दूसरी हल्की सिंचाई करें। बाद में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उसके बाद इसकी अपने किसान भाई ध्यान रखें कि इसको उपाड़ने के लिए आजकल मशीनें वगैरह काफ़ी चल रही हैं, तो उससे थोड़ा नुकसान भी होता है। तो अपना अगर आपके पास श्रमिक विधि या आपके पास मतलब परिवार के लोगों की संख्या अच्छी है तो आप अपने हिसाब से उपाड़ दें, जिससे क्या है कि अपनी गाजर की ज़्यादा मात्रा में ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद आपने गाजर उखाड़ के अच्छे से इसको ढक के धो के, जैसे आप आजकल मार्केट में काफ़ी मशीनें चल रही हैं जिससे अपनी गाजर की जैसे अपने उपड़ा ली उसको अच्छे से धुलवा लें। धुलवाने के बाद अपन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने को ग्रेडिंग ज़रूर करनी है। मार्केट में ग्रेडिंग का भाव बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे अपने किसान को बहुत फ़ायदा होता है। ग्रेडिंग का मतलब जैसे अपने गाजर उपाड़ी या कोई भी फसल हो, जैसे गाजर की बात करें तो अपने गाजर उपाड़ ली तो उसमें क्या है कि हल्की जो गाजर हैं उनको एक साइड में करें और जो अच्छी गाजर हैं उनको एक साइड में करें। इसी प्रकार से दोनों को अच्छे से अलग अलग बोरी या पैकेट जिसमें भी आप लेके जा रहे हो उसको भरकर ले जाएं। उससे क्या होगा कि जैसे अपनी जो ग्रेडिंग की है उसमें आपको अच्छा भाव मिलेगा और अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। तो ग्रेडिंग करके ही मार्केट में ले जाए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या रहती है। ऐसे में किसानों को पानी की बर्बादी को रोक लगाने के लिए खेती में सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है। तो किस प्रकार से उपयोगी है सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, इस विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
सिंचाई प्रणालियां, घटता सिंचाई जल का विकल्प। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु देश में बड़े पैमाने पर बांधों और सिंचाई प्रणालियों का योजनानुसार तरीके से विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश में सिंचित खेती का क्षेत्रफल और फसल सघनता बढ़े। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके समानुपातिक रिचार्ज न होने के कारण भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 4 से 5 फीट भूमिगत जल स्तर खिसकता जा रहा है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। हालांकि सरकारी स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से प्रयास जारी है, किंतु जन सहभागिता से उन्हें तेजी से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा और ड्रिप विधियां प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। आज मैं आपको ड्रिप और फव्वारा विधि से सिंचाई करने के जो फायदे हैं किसानों को, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें अपन स्प्रिंकलर, जिसको फव्वारा संयंत्र बोलते हैं। फव्वारा संयंत्र को प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि एक तो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान खुले पानी का प्रयोग करते हैं उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो अपन फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उसमें पानी का बहुत दुरुपयोग होता है, और इसमें फ्लड इरिगेशन से लगभग 30-40% पानी की बचत हो जाती है। और कम पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जितनी हम कम पानी में इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम हर 5 दिन से 10 दिन से पानी को यूज करके जो एडवर्स कंडीशन होती है उससे हम उसको बचा सकते हैं। ऐसे ही इसको जो स्थापित करते हैं तो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इजीली इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरह की फसल में इसको यूज कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। सर्दी में पाले से बचाव हेतु तत्काल अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव है। इसके अलावा बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत सबसे अधिक होती है। जितनी भी हमारी जो सिंचाई की विधियां हैं सबसे अधिक ड्रिप इरिगेशन से ही सबसे अधिक पानी की बचत होती है। इसमें लगभग 70-80% के आसपास इसमें पानी की बचत हो जाती है फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में। और हमारे इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो भी प्रोड्यूस लेंगे हम उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये और है कि हम इसके साथ में जो उर्वरक होते हैं उसका भी हम इसी ड्रिप लाइन के साथ ही उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। जितने पौधे की आवश्यकता होती है उतना ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें उर्वरकों की जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम होती है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है।
फव्वारा विधि से हम जो सिंचाई करते हैं वो जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें हम कर सकते हैं, जो पल्सेस डालने वाली है उनमें हम कर सकते हैं, और जो ड्रिप का प्रयोग है वो हम मुख्यतया सब्जियों और जो बगीचे होते हैं फलदार बगीचे उनमें हम अधिक करते हैं। आजकल तो सीरियल क्रॉप में भी जो खाद्यान्न फसलें उनमें भी करने लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका महत्व है वो सब्जियों और जो फलदार जो बगीचे होते हैं उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के समय में रंगीन मछलियों का पालन अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है, जिसे कोई भी किसान ट्रेनिंग लेकर एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन कर सकता है। तो आप किस प्रकार से करें, इसकी शुरुआत, इस विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छोटी मछली के प्रजनन एवं पालन हम लोग के देश में अभी बहुत जागरूकता फैला रहा है, क्योंकि एक्वेरियम तो पहले से ही बहुत लोग रखते थे, पर इसका प्रचार और इसकी महत्व अभी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अब एक्वेरियम आपको सजाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको जानकारी लेना है कि एक्वेरियम कौन से साइज़ प्रकार के होते हैं। एक्वेरियम 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मीठा पानी का एक्वेरियम, एक है ब्रैकिश वाटर मतलब मीठा पानी और सामुद्रिक पानी को मिलाकर एक एक्वेरियम बनते हैं, और एक बनता है सामुद्रिक एक्वेरियम। सामुद्रिक पानी नहीं मिल सकता है, इसीलिए फ्रेश वाटर एक्वेरियम ही ज़्यादातर प्रचलित है। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटी साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इससे छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियां ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। इसी तरह क्या करना है, अब आप उसको सजाना पड़ेगा। सजाने के लिए पहले क्या करना है, आपको नीचे एक अच्छे से फिल्टर लगाना पड़ेगा, ग्रामेल फिल्टर उसको बोलते हैं। उसके ऊपर आप हर रंग बिरंगी ग्रेवल पीबल्स होते हैं, जैसे पत्थर, हर कलर की पत्थर होता है, वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर के अलग अलग साइज़ का होते हैं। ये भी एक फ़िल्टर का काम करता है। तो पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा वाला पीबल्स रखेंगे, उसके ऊपर आप छोटा छोटा पत्थर डाल देंगे, और जितना कलरफुल आप बनाएंगे उतना वो प्राकृतिक के रूप लेगा। साथ ही साथ आप सैंड भी डाल सकते हैं, मतलब बालू डाल सकते हैं उसके ऊपर। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए, मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। पानी में 10 से 20% जितना भी आपका स्पेस है उसे 10 से 20% खाली रखना चाहिए। आप पूरा भी कभी पानी उसमें मत डालिए। अब पानी को आप 4 से 5 दिन बिल्कुल कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि आप वो वाटर को कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि मछली जब आपके पानी में आएगा तो उसको कंडीशन वाटर चाहिए। इसी तरह आप क्या करेंगे, एक फ़िल्टर लेंगे, क्योंकि हमेशा वाटर को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि जब आपका मछली रहेगा तो उसका जितना भी एक्सक्रीटा आ रहा है वो उसको साफ़ करना है। पानी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो पानी साफ़ रखने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़िल्टर मैकेनिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, तो वो आपको ये करना है कि आप कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक्वेरियम के अंदर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जलीय पौधों को उगाइए, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक्वेरियम में प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है और एक्वेरियम और भी अधिक आकर्षक दिखने लगता है। साथ ही मछली का जीवन समय भी बढ़ जाता है। एक्वेरियम में आहार देने का भी बहुत सारा तरीका है। आहार में हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये मछली छोटा साइज़ का रहता है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका साइज़ भी छोटा होना है। तो बाहर ही आप जब भी कहीं जाएंगे, पेट शॉप करके जितना भी एक्वेरियम का दुकान है वहाँ पर आप बोलेंगे कि आप पिलेटेड फीड दीजिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप 1 हफ्ता नहीं है घर में, तो उस टाइम में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप पूरा संपोषण अगर पोषक देते हैं तो वो धीरे धीरे वो ले लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ एक्वेरियम में खाना देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना देते तो पानी का गुणवत्ता भी खराब हो सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है।
जो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियां मरने लगती हैं। एक्वेरियम कहाँ रखना है वो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वेरियम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एल्गल का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है। और कभी भी दरवाज़े के अगल बगल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मछली को डिस्टर्बेंस हो सकता है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि पंख उसका सर रहा है, कि पंख उसका गिर रहा है, तो उस टाइम में आप पंख को काट के उसमें आयोडीन का ऑइंटमेंट लगा लीजिए। दवाई जितना भी बैक्टीरियल हो, फंगल हो या पैरासाइटिक हो, उसको पहले आप समझिए, समझने के बाद ही उसका उपचार कीजिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उन्नाव जिला पाली के महेश गुर्जर ने। आपने बकरियों में पीपीआर रोग की पहचान, लक्षण और निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पीपीआर बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है और इससे प्रति वर्ष हजारों ने लाखों की संख्या में बकरियां मरते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो लक्षण, मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी बुखार, फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। पता है, जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिश लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को पीपीआर रोग से बचा सकते हैं। जैसे आपकी बकरी इस पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग कर देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण।
किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इससे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।